आज समझने वाले पार्ट में कुछ बचा है। वही आज हम लोगों को देखना है कि जो इसेंशियल कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब कि जो भरण पोषण को स्वीकार करने के लिए आवश्यक शर्तें होती है, वो कौन कौन सी होती है। ये सारा तो पीछे हमने देख लिया। अब देखना है, पहले हिंदी वाले आज लिखना होगा ज्यादातर, चाहे हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों में से। पहले हिंदी वाले लिख लो। मैं अभी हेडिंग हेडिंग सिनॉप्सिस बनवा देता हूँ, फिर बाद में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पहले सिनॉप्सिस बना लो। पहले हिंदी वाले बनाओ। भरण पोषण को मंजूर करने की आवश्यकता, ये आवश्यक शर्तें। भरण पोषण को मंजूर करने की आवश्यक शर्तें। आवश्यक शर्त। पहला पॉइंट है, व्यक्ति जिसके विरुद्ध व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण का दावा किया गया है, पर्याप्त साधनों वाला हो। सफिशियंट मीन्स। दूसरा, भरण पोषण करने में उपेक्षा। दूसरा पॉइंट है, भरण पोषण करने में उपेक्षा या भरण पोषण करने से इनकार। तीसरा, भरण पोषण का दावा करने वाला व्यक्ति भरण पोषण का दावा करने वाला व्यक्ति अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। फोर्थ पॉइंट है, अवयस्क विवाहिता लड़की के अवयस्क विवाहिता लड़की के भरण पोषण का विशेष उपबंध। अवयस्क विवाहिता लड़की के भरण पोषण का विशेष उपबंध। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, उसमें भी सब क्लास करना है। पत्नी जब अपने पति से पत्नी जब अपने पति से भरण पोषण का दावा करे, तब नंबर ए बी कर देना, या तो रोमन में डाल देना 1 2। दावा करे तब, नंबर 1, वो जारता की दशा में रह रही हो। वो जारता की दशा में रह रही हो। दूसरा, ये पर्याप्त कारण के बिना वो पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से वो पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार ना कर रही हो।
ठीक है। वो पति की पारस्परिक तीसरा, वो पति की पारस्परिक सहमति से पृथक ना रही हो। वो पति की पारस्परिक सहमति से पृथक ना रही हो। ठीक। अब ये इंग्लिश वाले ये, बिफोर मेंटेनेंस कैन बी ग्रांटेड, बिफोर मेंटेनेंस कैन बी ग्रांटेड अंडर सेक्शन 144, द फॉलोइंग कंडीशन must be satisfied. Number 1, the application must be unable. The application must be unable to maintain himself, to maintain, must be unable to maintain himself or herself, as the case may be. ठीक? दूसरा पॉइंट लिखो, द अपोनेंट मस्ट हैव sufficient means, opponent must have sufficient means to maintain the applicant, to maintain the applicant. तीसरा पॉइंट ये करो कि the opponent must have refused, the opponent must have refused or neglected to maintain the applicant and D, if the applicant is wife, if the applicant is wife, number 1, she must not be living in adultery, she must not be living in adultery. दूसरा, she must not have refused, she must have not have refused to live with her husband without sufficient ground or reason. Ground or reason. Third, she must not be living, she must not be living separately by mutual consent, by mutual consent.
अब इसकी ये इतने तो आपका सिनॉप्सिस हो गया, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट में करना, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। तो पहला लिखिएगा, सिंस द ऑब्जेक्ट, सेक्शन 144, सिंस द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन, पहले इंग्लिश वाले लिख लें, हिंदी वाले जब तक अपना सिनॉप्सिस याद करो, अभी सुनता खड़ा करा के। हिंदी वाले सिनॉप्सिस अपना पूरा याद करो। 144 इज टू प्रिवेंट वाइग्रेंसी, 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 VAGRANCY, वाइग्रेंसी, an order of maintenance, an order of maintenance can be made only if the applicant is unable to maintain himself or herself. This is a condition, this is the condition precedent and applies to all the applicant कौन कौन हो सकता है, wives, children and parents. Thus no order can be made, thus no order can be made in favor of a wife who has not ever AVERRED, ever in her application nor provide she is unable to maintain herself, पैरा चेंज कर देना, where the wife is hale and healthy, where the wife is hale and healthy and properly educated so as to be able to earn educated so as to be able to earn for herself but refuse to work and claims maintenance, यानी कामचोर है, but refuses to work and claims maintenance, the husband maintenance from the husband, sorry, maintenance from the husband, the court may take into account that fact
and may not grant full amount of maintenance। बात समझ गई? एरम, कल तुमने एक सवाल पूछी थी ना, तो उसका आंसर आज मिल गया होगा। ग्रांट फुल अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। दूसरा लिखिएगा, सफिशियंट मीन्स क्या होता है? सफिशियंट मीन्स में आप लोग क्या समझते हो? सफिशियंट मीन्स सफिशियंट मीन्स क्या समझती हो आप, सौम्या मिश्रा? इंटरनेट नहीं, ना ना, सफिशियंट मीन्स यहाँ पे जो बंदा देने वाला उसका देखा जाता है, लेने वाले का नहीं देखा जाता। सफिशियंट मीन्स जो देना चाह रहा है उसके पास सफिशियंट मीन्स मतलब साधन है देने की कि नहीं है। तो उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास मिल्स हैं, उसके पास फैक्ट्रीज है, उसके पास बहुत डेयरी उद्योग चल रहा है उसका। सफिशियंट मीन्स का मतलब ये है कि उस बंदे की जिससे मेंटेनेंस होना है उसके सफिशियंट मीन्स से क्या है। कैसे फिक्स करेगा कोई? ग्राउंड होता, ग्राउंड देख के करता है ना, मनमाना तो नहीं कर देता कि चलिए ठीक है 15,000 रुपया। अब जैसे महिलाएं होती हैं बता देती कि हमारा 20,000 खर्चा है महीने का, अब कोर्ट 20,000 बन देगा? वो देखेगा ना अगला कैसे जूते चप्पल पहन के आ रहा है, किस हालत में आ रहा है, उसको भी देखेगा, उसकी भी तो सुनेगा। वो भी होता, एक तो वो भी होता है, नहीं तो ऐसे उसमें भी वो लोग गलत करते हैं ना, कि आप तो बड़े स्मार्ट है। जैसे अभी दो एक एग्जांपल है, जैसे ये चिराग पासवान की एक अम्मा, जो पहले वाली अम्मा थी, एक दूसरी वाली अम्मा जो है ना। इसी तरह उसके एक कौन है, उसकी भी दो अम्मा है, एक अम्मा पुरानी वाली, एक नई वाली अम्मा, है ना। तो दो दो अम्मा है। तो पुरानी वाली अम्मा जो है वो गांव से जुड़ी हुई है, तो अब उसके खर्चे तो बहुत कम है। और शहर वाली अम्मा के ब्यूटी पार्लर है कि महीने का 10,000 है ना, भाव खिंचवाने का और ये वो सब तमाम तरह के होते हैं, है ना। बात समझ रहे हो? तो वहां पे सफिशियंट मींस का मतलब क्या, कि उस बंदे के पास कोई जल ओ सॉरी कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टीज, मकान, किराया, समथिंग टाइप में सब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या है तो उस हिसाब से होगा, और अगर नहीं है तो किस हिसाब से होगा। मसला यहाँ पे है तो कोई बात नहीं है, तो आप प्रॉपरली उसको एड्रेस कर लोगे, प्रॉपरली उसको आप कैलकुलेट कर लोगे कि भैया इनका महीने का 10,000 किराया आता है, 10,000 रुपया इनकी सैलरी है, तो 20,000 हो गया महीने का। अब उस 20,000 में उस वाइफ्स का कितना होगा? उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा किसमें, सीपीसी में, भरण पोषण का कितना कितना हिस्सा कट जाता है अगर सैलराइड पर्सन है तो। दोनों कंफ्यूज हो, प्री में आ जाएगा तो क्या करोगे? बहुत नालायक हो तुम लोग। उस समय याद रहेगा, यार जी वाले यार, उस समय याद रहेगा। तो सैलराइड कितना है उतना उसका कट जाएगा, 1260 में ये प्रोविजन है। तो कहने का मतलब मेरे ये कि अगर नहीं है तो यहाँ पे सफिस मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत बारीक की बात है, आपको कहीं नहीं जल्दी से मिलेगा, और मिल भी जाता तो आपका भाग्य है। सफिशियंट ग्राउंड या सफिशियंट मींस का मतलब होता है बंदे का स्वस्थ रहना, बंदे का स्वस्थ रहना और वर्किंग पावर होना उसके पास। ठीक, तो बात समझ गया ना? अगर स्वस्थ है, जिसको कहते हैं ना हट्टा कट्टा है, कमा सकता है, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर सकता है, बात समझे ना, तो उसको भी सफिशियंट मींस माना जाएगा, भले ही वो कंगाल है। कुछ लोग एसेट्स के रूप में कंगाल होते हैं लेकिन दिल के बड़े अमीर होते हैं, है ना।
नहीं होते हैं। दिल के बड़े अमीर होते हैं, पैसे से तो कंगाल होते हैं। नहीं, नहीं भी होगा तो कहेंगे चलो तुमको खिला लाते हैं, नहीं भी होगा कहेंगे चलो तुमको घुमा लाते हैं, है ना। दिल के है, बोल दिया, भले उसके पास कुछ ना हो बेचारे के पास, बोला तो कम से कम, लोग ये भी कहते हैं ना, बोला तो कम से कम, भले उसके पास कुछ ना हो। जैसे आप कभी किसी अपने ही रिश्तेदारों में से कभी मिडिल क्लास या लोअर क्लास में, आप ऐसा नहीं, सब लोग होते हैं, आप अप्स डाउन होता रहता है, आप उनके यहाँ जाइए तो वो कभी भी आपको बिना कुछ खाए पिए या बिना कुछ उसके नहीं आने देंगे। और वही आप अपने अपने ही रिश्तेदारों में अपर क्लास में जाइए, और कैसे थे, हाथ मिलाए, ये वो किए, और आए टहलते घूमते निकल। आप थोड़ी देर बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। कुछ लोग होते हैं इस नेचर के, वो इसलिए बैठे रहते हैं कि अब आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा तो उठ के बेचारे चले जाते हैं। फिर बाद में आके वही कहते हैं कि इतना बड़ा घर हो गया, इतना अमीर आदमी हो गया, पानी तक को नहीं पूछा। ऐसे ही लोग तो बोलते हैं बाद में जाके। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो जैसे एक दो इवेंट्स जिसको कह सकते हो हमारे सामने भी आए आए, हम गए नहीं थे। तो जैसे उन्होंने जिस होता ना, लोग अपने दामादों की बहुत तारीफ करते हैं, भले किसी बेटे की ना करेंगे, दामाद की जरूर करेंगे। पता नहीं कौन सा वो होता है, बहुत तारीफ। अरे उनके पास तो चार चार डाइनिंग टेबल लगी है, ऐसे मैंने बात बता चली जा रही है। हम हमारे मुंह से ये निकल गया कि ये बताइए, उस डाइनिंग टेबल पे कभी कोई खाना खाया या नहीं खाया, ये बताइए। चुप सन। तो खाली डाइनिंग टेबल चार चार सजा देने से नहीं होता है, उस पर कोई खाना भी खाता है या नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि आपके घर की महिलाएं खाना बनाती नहीं है, नौकरानी लगी हुई है। तो डाइनिंग टेबल का क्या मतलब है? बाहर से लाके पन्नी में पेपर में पैक करा के लाके खोल के खाओगे, उस पर डाल वही ना खा लोगे, जरा बेवकूफ हो। तो कहने का मतलब ये है, तो थोड़ा से जो हाइपर होते हैं लोग जो बोल रहे हैं, उनको ऐसे जवाब। डाइनिंग टेबल लगी है, सब कुछ है, अच्छी बात है भाई, ठीक है, आपके पास पैसा, आपने लगवा दिया। लेकिन ये बताओ उसमें कोई खाना भी खाता है कि नहीं खाता है, ये बताओ। सब। तो इसलिए जो है ना, हर चीज समझ, तो यहाँ पे पर्याप्त सफिशियंट मीन्स का मतलब ये है कि वो बंदा काम करने के लिए एबल होना चाहिए, यानी स्वस्थ होना चाहिए, और उस काम को, कुछ काम को वो कर सकता हो, चाहे वो भले टेक्निकल मैन ना हो, वो डेली वेजेस वाला हो ना, जिसको क्या बोलते हैं, दिहाड़ी मजदूर, है ना, ईंटा गारा करने वाला हो, तो वो भी अपने बच्चों का और अपने वाइफ का, अपने पेरेंट्स का भरण पोषण करने के लिए सफिशिएंट। ठीक, क्लियर है? अब इसको लिखिए, सफिशिएंट मीन्स लिखिए, अ पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड, a person cannot be held liable to pay maintenance unless he has sufficient means, unless he has sufficient means to maintain his wife, mentally or physically fit that to earn money, सही लिखिए। Sufficient means to maintain his wife, children or parent. The expression means is not confined to only visible means such as real property in the form of income, in the form of income, revenue or estate, revenue or estate, or definite employment, or definite employment. हेलो। हाँ।
अच्छा अच्छा, ठीक है। सफिशियंट, क्या लिखे हो? डेफिनेट एम्प्लॉयमेंट, इफ अ मैन इज अदरवाइज, if a man is otherwise healthy and able bodied, he must be held to possess the means to support his wife, children, or parents. He cannot be relieved, he cannot be relieved of his liability on the ground that he is unemployed insolvent young student, insolvent young student, beggar, or even a monk, or even a monk or sadhu, or sadhu. If he is able-bodied, if he is able-bodied and having earning capacity, and having earning capacity, he has to, he has to like out his livelihood, like out his livelihood. The burden is on the husband, the burden is on the husband to prove that, to prove that he has no sufficient means, he has no sufficient means to discharge his obligation अंडर द कोड। ठीक, चलिए आप लोग इसको पढ़िए, और मैं हिंदी वालों को लिखा देता हूँ। अंडर द कोड यानी अब अंडर द, पहला पॉइंट लिखिए उसमें, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध भरण पोषण का, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध भरण पोषण का दावा किया गया है, पर्याप्त साधनों से युक्त
पर्याप्त साधनों से युक्त होना चाहिए, ताकि वो भरण पोषण का दावा करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का भरण पोषण कर सके, करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का भरण पोषण कर सके। धारा 144 सब क्लास 1 में जिन साधनों का जिन साधनों का अध्ययन किया गया है, उसका तात्पर्य भूमि और अन्य संपत्ति, भूमि और अन्य संपत्ति अथवा नियोजन जैसे दृश्य साधनों तक ही सीमित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ और समर्थ शरीर वाला है, स्वस्थ और समर्थ शरीर वाला है, तो उसके बारे में अवश्य ही ये धारित किया जाना चाहिए कि उसके पास अपनी पत्नी, संतानों और माता पिता को सहारा देने का साधन है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये आवश्यक है कि हेडिंग अब हम नहीं बोलेंगे, हेडिंग अपना दूसरा, दूसरी हेडिंग में लिखना जरूर करें। ये आवश्यक है कि उस व्यक्ति ने जिसके विरुद्ध पत्नी, संतान, माता पिता पत्नी, संतान, माता पिता ने भरण पोषण का दावा किया है, भरण पोषण करने में उपेक्षा की है और भरण पोषण करने से इनकार किया है, भरण पोषण की उपेक्षा अथवा इनकार, भरण पोषण की उपेक्षा अथवा इनकार शब्दों द्वारा अथवा आचरण द्वारा हो सकता है, शब्दों द्वारा अथवा आचरण द्वारा हो सकता है। वो अभिव्यक्त और विवक्षित भी हो सकता है।
हो गया। उसी में एक हेडिंग और डालो। हेडिंग क्या उसी में लिखो कि पृथक रहने वाली माँ की अभिरक्षा में रहने वाली अवयस्क संतान द्वारा पिता के विरुद्ध भरण पोषण का दावा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बलबीर सिंह बनाम हरदीप सिंह के मामले में एक स्पष्ट विधिक स्थिति को प्रस्तुत किया। अब बस यहाँ पे आपको एक लाइन में समझ के लिख दिया है तो लंबा चौड़ा कि अगर कोई पत्नी अपने पति से सेपरेट रह रही है, बच्चे भी है उसके, बच्चे भी माँ के साथ ही अमूमन ज्यादातर रहते हैं, तो क्या वो बंदा यानी वो पिता ये प्ली ले सकता है कि साहब हम पत्नी को तो दे देंगे लेकिन बच्चों को नहीं देंगे जब तक कि बच्चे हमारे साथ नहीं रहे? क्या ऐसी शर्त वो पिता लगा सकता है? हम्म। यानी यहाँ पे ये कहा गया कि पिता जो है किसी भी इस आधार पर कि बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चे को अकल आ गई है, बच्चे को हमारे साथ रहने के लिए बाध्य किया जाए, है ना, समथिंग टाइप में कोई भी आपकी अर्जी या कोई भी अपील काम नहीं करेगी। ठीक है। यानी अगर वो बच्चा अपने माँ के साथ रह रहा है तो आपकी भलाई आपकी इज्जत इसी में है कि जो कोर्ट कह रहा है वो मेंटेनेंस आप उस माता को और उस बच्चे को आप उसको दीजिए। बात समझे कि नहीं समझे? इसमें क्लियर कट बोल दिया था ये, तो इसमें हुआ बहुत से इश्यूज आते हैं कि बच्चा बालिग हो गया है अब हमारे पास दे दीजिए, हम अपने पास रखेंगे। तो कोर्ट ने कहा नहीं, वो भले ही बालिग हो गया, वो रहना किसके साथ चाहता? बालिग होने पे भी ये होता है कि बेटा किसके साथ रहना चाहता? बोला साहब मम्मी के साथ रहेंगे। ठीक। अब बालिग लड़का है तो उसका तो खत्म ही हो जाता है भरण पोषण का। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? नहीं, विवेकशील होना बालिग होना दोनों में अंतर होता है। विवेकशील मतलब ये कि जैसे 5 साल तक का बच्चा तो नहीं समझता क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसके ऊपर का 10 साल का 12 साल का बच्चा हो गया तो बेटा तुम किसके साथ रहना चाहते हो? तो अब कोर्ट में उन्हें कह दिया मम्मी के साथ रहना चाहते हैं। अब बाप का वकील कह रहा नहीं साहब इसको इसके पिता के साथ रखिए तभी हम मेंटेनेंस देंगे, अन्यथा हम नहीं देंगे। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। बात समझ में आई कि नहीं आई? अल्टीमेटली समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो और वैसे भी 5 साल तक जैसे अभी सौम्या ने बोला कि 5 साल तक वो नेचुरल जो गार्जियन होती है वो मदर ही होती है। ठीक है। और लड़कियों के रेफरेंस में वो जब तक मैरिड नहीं हो जाती जब तक वो नेचुरल गार्जियन होती है। ठीक। अब तीसरा बिंदु क्या है आपका? उसमें ये है कि अगर वो व्यक्ति जिससे भरण पोषण का दावा किया गया है
अगर वो भरण पोषण करने में इनकैपेबल हो तब क्या, असमर्थ। तो अब चूंकि उद्देश्य तो पता है, यानी एक तरफ आपको उद्देश्य पता है और दूसरी तरफ आपको उसकी इनकैपेबिलिटी भी पता है, यानी असमर्थता भी पता है, तब क्या करो। जैसे जिसको बोलते नहीं लोग, आ बैल मुझे मार, नहीं। तो अब ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी, उसके सामने भी समस्या है ना, कि वो बंदा मान लो पैरालाइज है, या वो बंदा अस्वस्थ है, कोई मीन्स नहीं है, और इधर ये है कि अगर बच्चों का और माता पिता का या वाइफ का भरण पोषण नहीं किया गया तो ये गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे, ये भी तो है। तो ये कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। फिर जिसके पास भरण पोषण करने का पर्याप्त साधन हो, और जिसके पास है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर इसमें भरण पोषण का जो एड है, सहायता है, क्या हर पत्नी को दिलाया जा सकता है। मान लो उसके 2 पत्नियां, 3 पत्नियां, 4 पत्नियां, तो हर पत्नी को नहीं दिलाया जा सकता, ये भी एक बात है। जो 3 को छोड़ दिया, चौथी रख रहा है, तो क्या तीनों को दिलाया जा सकता, किसको दिलाया जा सकता, जिसकी उपेक्षा उसके पति द्वारा की गई है, अथवा जिसके पति ने उसके भरण पोषण से इनकार कर दिया हो। परंतु ये तभी दिलाया जा सकता है जब पत्नी अपना स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ। कभी कभी होता है कि जब आप 4 शादियां की हो, तो उसमें से अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था इंग्लिश वाले में, कि एजुकेटेड है, वो कहीं जॉब कर सकती है, वो अपनी जीविका चला सकती है। बात समझ रहे नहीं समझ, तो उसको मेंटेन करने से रिफ्यूज किया जा सकता, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे एक वो एक नजरिया, जिसको बोलते हैं ना अपना दृष्टिकोण, जज को ये देखना होता है कि जैसे आप लोगों के माता पिता बहुत केयरिंग होते हैं, है ना। केयरिंग मतलब ये होता है कि बेटा कहाँ पे हो, क्या कर रही हो, अभी तक कहाँ थी, समथिंग टाइप में वॉच करते रहते हैं ना। लेकिन अगर जिसके माता पिता नहीं होते, तो उनकी केयरिंग क्या नहीं की जाती, या केयरिंग अगर नहीं होती तो क्या वो बिगड़ जाते हैं, ऐसा भी तो नहीं है ना। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि वो पढ़ी लिखी महिला जिसके हस्बैंड ने उसको डाइवर्स दे दिया, तलाक दे दी। अब अगर जज साहब उसी जगह, अब चूंकि मामला फंसा हुआ है, समझ में नहीं रख करे क्या, तो उसी जगह जज साहब ये रख के देखते हैं कि अगर मान लो वो हस्बैंड मर गया होता, तब जज साहब को तुरंत जवाब मिल जाता है, आंसर तुरंत मिल जाता है। जब मर गया होता तब तब महिला खुद अपना भरण पोषण कर लेती है ना। तो अभी राजस्थान में विडो के लिए वैकेंसी में छूट है। तो इधर 2-3 महिलाएं, अब महिला ही कह जाए, शादीशुदा डाइवर्सी है तो महिला ही कह जाएगी ना। तो कई महिलाएं इधर एचजीएस में हमारे पास भी आई, तो उन्होंने हमको सुझाव भी दिया कि सर यूपी में भी लिख के दे दीजिए, तो आप इसकी बात उठाइए कि महिला विधवाओं, सॉरी, जो परित्यक्ता है, डाइवर्सी है जो, उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाए। मैंने कहा अभी इसी में नहीं फुर्सत मिल रही है, तो और गुजर दो उसमें, है ना। अभी इतने में ही बवाल चल रहा है, EWS, EWS, OWS, है ना। उसमें एक और डाल दो कि भाई विडो का भी कर दो आप।
हाँ, वो चुन चुन के डाली गई है हर एक जगह। हम्म। चलिए, एक दो तीन लाइन इसमें लिख लीजिएगा। किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, जिसके पास अपने भरण पोषण के पर्याप्त साधन है, भरण पोषण भत्ते का अनुदान हर उस पत्नी को नहीं दिलवाया जा सकता जिसकी उपेक्षा उसके पति द्वारा की गई है या इनकार कर दिया गया है। परंतु ये तभी दिलाया जा सकता है यदि पत्नी अपना भरण पोषण करने में स्वयं असमर्थ है। मनमोहन सिंह बनाम महिंद्रा को, यदि पत्नी अपना भरण पोषण करने में स्वयं असमर्थ है। अगर वो पर्याप्त साधनों वाली है, यानी वो अपना भरण पोषण कर पा रही है या कर ले रही है, तो वहां पे वो इनकार कर सकती, नहीं उसका इनकार करना या उसकी उपेक्षा करना जायज ठहरा है कि सही कर रहा नहीं दे रहा। अब अपना भरण पोषण करने में असमर्थ, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ का मतलब ये है कि पत्नी विशुद्ध रूप, शुद्ध रूप से नहीं, विशुद्ध रूप से, मतलब ये है कि पत्नी विशुद्ध रूप से दीनहीन स्थिति में है। अब दीनहीन स्थिति का मापदंड क्या होता है बराबर? दीनहीन स्थिति का मापदंड बताओ तो जरा, बोल देता ना बड़ा दीनहीन आदमी है यार। हाँ, दीन, ये महिला है। हाँ, तो यहाँ पे दीनहीन का मतलब ये है कि नहीं नहीं, उसका ये नहीं कि उसके पास है नहीं, वो देना थोड़ी ना, उसको उसको तो अपना करना है ना। तो अब यहाँ पे जीवन में कई चीजें होती हैं। जैसे पहला स्टेप होता है जीवन के अस्तित्व को बचाए रखना, है ना। अगर जीवन का अस्तित्व हुआ है तो उसको बचाए रखना है। दूसरा ये होता है कि उसको विकसित करना, है ना। अस्तित्व विकसित, और फिर उसको विकसित करने के साथ साथ मनोरंजन, है ना। यानी सबसे पहली नीड क्या होती है आपकी? खाने की, कपड़े की,
ना कि विलासिता पूर्ण जीवन की। तो दीनहीन उस स्त्री को माना जाएगा जिसके खाने के, पहनने के और रहने के लाले पड़े हुए। बात समझ रहे हो? लाले पड़े हुए मतलब खाना नहीं बेचारी को मिल रहा 2 टाइम का, कपड़े पहनने को नहीं है प्रॉपर, है ना, और रहने, और वो मेंटेनेंस, ये सब कुछ है उसके पास, वो मेंटेनेंस किस लिए मांग रही है? लग्जरियस लाइफ जीने के लिए मांग रही है। तब वो अलाउ, ठीक है। हाँ, हाँ, नहीं, पर्याप्त साधन में तो उतना करेगा ना वो। अब जैसे महिला है, उसको उन्होंने उपेक्षा किया, उन्हें डिनाई कर दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे आपको। क्यों? क्योंकि आप एबल हो, आप कमा सकती हो, आप अपना जीविका निर्वाहन कर सकती हो। तो वहां तो उसकी उपेक्षा और उसका इनकार सर्टिफाइड हो गया कि ठीक है भाई, आप मत दीजिए। वही बता रहे ना कि अब एक कानून है, तो वहां पे डिनाई कब किया जाएगा? डिनाई कब किया जाएगा कि पत्नी, अब क्रिकेटर की पत्नी है तो क्या मतलब कि वो अपना भरण पोषण कर लेगी? बस स्टेट नहीं, पति का स्टेटस तो देने के लिए होता है, उस महिला का स्टेटस भी देखा जाता है कि वो किस स्टेटस की है, तो उसी हिसाब से 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ देने वाला और लेने वाला दोनों का स्टेटस देखा जाता है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग दिया जाता है। और अगर देने लायक नहीं, अगर मान लो अभी किसी क्रिकेटर, कौन सी क्रिकेटर है जिसकी, हार्दिक पांड्या की वाइफ थी ना, चहल, यूजी चहल है ना। हाँ, वो तो बड़ा बुरा कमेंट की थी, कहा कि अभी तो बड़ा कली कली, तो वो कमेंट की थी, कहा है कि उन्हें बोल रही थी कि उसकी शक्ल तो कुत्तों की जैसे है, और क्या समथिंग टाइम में बोली थी, मतलब उसका एक्स हस्बैंड है ना, हाँ, उसके बारे में बोल रही। तो अब वो बेचारा फंस गया, तो देना ही पड़ेगा उसको। तो अब उतना देना पड़ेगा जितने से, अब वो ऐसा नहीं कि उसके पास कोई बिजनेस है या कुछ है, अगर है पर्याप्त साधन है तो वो कर सकते, लेकिन अगर, हाँ, अगर नहीं है तो भैया सम ऑफ मनी जो होता है ना, आप इकट्ठा कर लो, जो भी है लेके हमको मुक्त कर दो। तो वो चीजों से बचने के लिए मुक्ति चाहते हैं। वहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है, पता लगा परसों मैच है, आज पता लगा समन आ गया है कि आपको परसों हाजिर होना है कोर्ट में, तो क्या करेंगे? तो ऐसे सेटलमेंट कर लिए, तो 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, उसका भी तो हुआ था शायद, समी का, उसका भी तो हुआ था। तो वो स्टेटस के अकॉर्डिंग ना, उसको नहीं कर सकते। अगर इनकम है, पर्याप्त साधन, मतलब उसकी फैक्ट्री वगैरह चल रही है जहां से उसका मेंटेनेंस हो सकता है, तो प्रॉपर्टी से कर देंगे उसको। लेकिन अगर नहीं है पर्याप्त मीन्स, हाँ, अब उसी के स्टेटस के इर्द गिर्द आप लोगे। अब ये नहीं कि साहब 50 लाख रुपया फैक्ट्री का महीने का आ रहा है, आपने सिर्फ उसका जो टोटल क्या बोलते हैं उसको, ग्रास जो वैल्यू है, वो पूरा देख रहे हो। ये नहीं देख रहे हो उसमें खर्चे कितने हैं। पता चला कि 50 लाख इनकम में 48 लाख तो खर्चा हो जा रहा है, 2 लाख बच रहा है, उस 2 लाख में भी उसका परिवार भी तो अपना है। उसके बाद तो इसीलिए वहां पे कुछ जगहों पे फिक्स, जैसे सेल राइट बन रहा है, तो उसका 1/3 कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हम्म, हम्म। हाँ, अगर उसके बाप के माध्यम से उसके जरूरत की चीजें हैं तो उसको दिया जाएगा, ध्यान रखना। बस भाई, जितनी भी डाइवर्सिटी होती क्या करती है, माता पिता के सर पे जाके बैठ जाती है। माता पिता भगा थोड़ी ना देंगे, वो तो उनको करना ही करना है। तो अब उस कंडीशन में कहो कि नहीं नहीं, इसको तो रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, करना। हाँ, अपने से एबल है, हाँ, एक्वायर करने में, और सोशल स्टेटस उसी लेवल का है, ठीक, उसी लेवल का है जिस लेवल में हो, तो डिनाई कर सकता है। लेकिन अगर रोटी कपड़ा मकान है, सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग आप नीचे जा सकती हो या नीचे हो, तो मेंटेनेंस आपको, आपकी उपेक्षा और आपका इनकार स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ गई नहीं? ठीक है।
तो क्या कहां तक लिखे थे? मापदंड ये है कि क्या, उसी में थोड़ा सा आगे लिख लो, अभी इंग्लिश वालों का थे, दीनहीन स्थिति में हो। मापदंड ये है कि क्या वो ऐसा जीवन स्तर, मापदंड ये है कि क्या वो ऐसा जीवन स्तर बनाए रखने की स्थिति में है जो ना तो जो ना तो विलासिता से परिपूर्ण है, जो ना तो विलासिता से परिपूर्ण है, और ना ही अभावग्रस्त, और ना ही अभावग्रस्त, परंतु जो कि परिवार की हैसियत के अनुरूप है। ठीक, इंग्लिश वाले आ जाइए। सफिशिएंट मींस हो गया था ना, आइए। रिफ्यूजल और निग्लेक्ट, रिफ्यूजल और निग्लेक्ट, नो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, नो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस can be passed, can be passed against the opponent, against the opponent unless he has neglected or refused, neglected or refused to maintain the applicant, neglect or refusal, neglect or refusal to maintain may be by words or by conduct, by word or by conduct. Again, it may be expressed or implied. A refusal may means failure even after demand. Refusal may means failure even after demand. Neglect may be mere failure or omission. Neglect may be mere failure or omission.
omission. Whether or not there is refusal, whether or not there is refusal or neglect to maintain a wife, child or parent will depend on the fact and circumstances of the case, and no rule of universal application can be laid down. The onus of proof is on the husband that he did not neglect or refuse to maintain his wife. अदर ग्राउंड में लिखना है, अदर ग्राउंड्स। नेक्स्ट फोर्थ हेडिंग है ना, वेयर द एप्लीकेशन, अदर ग्राउंड में वेयर द एप्लीकेशन is the wife over and above, where the applicant is the wife over and above the aforesaid conditions, the following requirements also must be satisfied. The following requirement over and above the aforesaid conditions, the following requirement also must be satisfied. Number 1, she must not be living in adultery. The word used in the section are living in adultery and not an act of adultery. दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। लिविंग इन एडल्ट्री एक सेपरेट थिंग है और एक एन एक्ट ऑफ एडल्ट्री एक सेपरेट थिंग है, ठीक है। अभी इसको दोनों बताते हैं। द फॉर्मर एक्सप्रेशन कैन नोट्स connotes neither a single act of adultery nor occasional or isolated lapse lapses. The expression has been lapses. The expression has been interpreted as an outright
adulterous conduct where the wife lives in a quasi permanent where the wife lives in a quasi permanent union with the man with whom she is committing adultery with whom she is committing adultery. A single lapse a single lapse from virtue will not deprive her of her right will not deprive her of her right to claim maintenance to deprive a wife of her right to deprive a wife of her right of maintenance for a single act of adultery might force her to lead a sinful life given no chance to redeem herself. पैरा चेंज कर देना. It is, however, not necessary that she must be living in the house of the adulterer continues adulterous conduct is sufficient the burden to prove that the applicant wife is living in adultery is on the husband. दूसरा है जिसको यहाँ पे ये है कि अगर पहले दो चीजें समझ लो. इन विच कंडीशन adultery is not अगर कोई वीमेन है और वो अनमैरिड है, अनमैरिड सिचुएशन, मैरिड सिचुएशन, डाइवर्सी सिचुएशन, तीन सिचुएशन. अनमैरिड, मैरिड और डाइवर्स. इनमें किन कंडीशन में एडल्ट्री होगी और किन कंडीशन में एडल्ट्री नहीं होगी.
हम्म, तो यहाँ पे इसमें एडल्ट्री नहीं होती, ठीक है, इन दोनों कंडीशन में होती है। अब अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसका कोई हस्बैंड नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो संबंध विच्छेद हो गए, तो संबंध विच्छेद हो गए तो भी तो पत्नी नहीं रही ना, नहीं रही ना। तो शर्त ये कि मेंटेनेंस पाने के लिए होगा, उसमें भी दो कंडीशन है। एडल्ट्री वो वाली एडल्ट्री जो जिसको कहते हैं टाइम टू टाइम, कभी कभी, तो वो उस कंडीशन में हम रिफ्यूज नहीं कर सकते आपके मेंटेनेंस को। बात समझ लेना, नहीं एडल्ट्री दो है। एक एडल्ट्री दो पहला लिखा था आप लोगों ने, लिविंग, हाँ लिविंग मतलब कंटिन्यूअसली जिसमें रह रही है वो, तो उस कंडीशन में हम आपका रिफ्यूज कर देंगे क्या, टू मेंटेन, रिफ्यूज टू मेंटेन, ठीक। लेकिन अगर वो टाइम टू टाइम कभी कभी हो रही है तो फिर हम मेंटेनेंस रिफ्यूज, इसमें कभी कभी, ठीक है, वंस नहीं, कभी कभी। हाँ, तो वहां पे वो है कि वो बिल्कुल जिसको कह लो एडिक्टेड, जिसको बोलते हैं ना एडिक्टेड, अभ्यस्त है वो एडल्ट्री के लिए, ठीक है। उस कंडीशन में यानी एडिक्टेड कंडीशन है तो वहां पे उसको नहीं मिलेगा, नो। लेकिन अगर एडिक्टेड नहीं है और बीच बीच में हो जाता है तो फिर वो ग्राउंड नहीं बनेगा आपके रिफ्यूज का, मेंटेनेंस रिफ्यूज। बात समझ में आ गई ना, नहीं आई समझ में। अगला देखिए, नहीं नहीं वंस नहीं, वंस एंड वंस, अगेन एंड अगेन, नॉट इन एडिक्टेड, हाँ कंटिन्यूएंस एडिक्टेड, यानी कि वो जारता की दशा में रह रही हो, रह रही हो, ये वर्ड होता है। और वहां पे जारता करती हो, दोनों में फर्क आ रहा है ना, जारता करती हो और जारता की दशा में रह रही हो, हाँ, ठीक है, तो दोनों में ये बेसिक है। सी मस्ट नॉट रिफ्यूज, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वो लिखिएगा, सी मस्ट नॉट रिफ्यूज विदाउट सफिशिएंट रीजन टू लिव, refuse without sufficient reason to live with her husband. A wife is required to stay. A wife is required to stay प्लीज ये अपना अरे म्यूट भाई कर लीजिए। साहब, A माइक wife बंद is कर दीजिए, required अपना to माइक stay म्यूट with कर her दीजिए। husband. APO 32। She cannot refuse to live. म्यूट कर दीजिए भाई। क्या लिखिए, धन्यवाद। with the husband without sufficient cause. In such case,
in such case, she is not entitled to get maintenance. Section 144 subclass 3 enact that if the husband has contracted second marriage or has kept a mistress it shall be considered to be just ground for wives. It shall be considered to be just ground for wife's refusal to live with the husband but the connotation sufficient reason has not been defined in the code. The explanation referred to above is merely illustrative but not exhaustive and take within its sweep not only the two instance याद करो अभी सुन रहा synopsis two instance mentioned here in also but also not only the two instance mentioned therein but also circumstances of a like or similar nature which may be regarded by the magistrate as just and sufficient ground for the wife to refuse to live with her husband. ठीक यही तक रखो। आज हम लोग एक टॉपिक बचा था उसमें पेरेंट्स का, उसको समझ लेते हैं। हो गया दोनों लोगों का? अपना याद रखना कहाँ कहाँ पे थे। अपने पिता अथवा माता का भरण पोषण, अपने पेरेंट्स का मेंटेनेंस, सारी चीजें तो वही उठा के लेके आइए। फर्क आता है
कि माता और पिता में कौन होगा, तो दत्तक पिता या दत्तक माता भी है या सौतेली माता भी है। ये तीन चीजें, अडॉप्टेड मदर, अडॉप्टेड फादर और स्टेप मदर और स्टेप फादर। तो इसमें मसला फंस गया था। और कीर्तिकांत डी वादोदारिया, कीर्तिकांत डी वादोदारिया बनाम गुजरात राज्य। ठीक। इसमें क्या कहा गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला था। 125 वन का जो डी है 44 का, 144 उसमें माता अभिव्यक्ति का तात्पर्य जो है एक्सप्रेशन ऑफ द मदर, केवल वास्तविक और नेचुरल मदर। आर्टिफिशियल मदर भी होती क्या? आर्टिफिशियल मदर भी होती क्या? आजकल तो हो सकती है ना। तो इसमें स्टेप मदर शामिल नहीं है। ये इस केस का जो जिस था वो ये था, ये स्टेप मदर इसमें शामिल, क्योंकि जो स्टेप मदर का जो एग्जिस्टेंस वो एग्जिस्टेंस क्या है, वो डिफरेंट है ना। क्योंकि उसको नेचुरल मदर का दर्जा नहीं दिया जा सकता, दिया जा सकता। एडॉप्शन नहीं, यहाँ पे सौतेली स्टेप मदर की, इसलिए मैंने तीनों को नाम लिया, क्या? एडॉप्टेड और स्टेप। हाँ, नहीं समझ में आ रही बात? वो समझ में आ गया। यानी ए नामक बंदा है, पहली वाइफ है, बस पहली बीवी, इनके अपने 3-4 बच्चे हैं, ठीक। दूसरी दूसरी बीवी है, ये एक्सपायर कर गई या कुछ भी कर दिया, डाइवर्स कर दिया, कुछ भी कर दिया, दूसरी शादी इन्होंने करी। अब कुछ दिनों के बाद ये एक्सपायर हो गए। अब इनका मेंटेनेंस कौन, ये बच्चे कैसे बच्चे होंगे इसके? बात तो प्रॉपर्टी नहीं है, बात यहाँ पे मेंटेनेंस। मान लो प्रॉपर्टी नहीं है, अभी हम लोग वो सिचुएशन भी देखे थे ना, पर्याप्त साधनों वाला भी देखे थे, नहीं है, कोई साधन नहीं है उसके पास, या साधन है भी तो, क्योंकि वाइफ है तो उसको उसका 1/6 होता है ना मदर का, तो उसको वाइफ का हिस्से में तो उसको मिल ही जाएगा। लेकिन अगर खेती है, उस खेती का क्या करेगी, कौन कमा के देगा?
बच्चे ही तो ला के देंगे ना। तो क्या इन बच्चों के ऊपर उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी स्टेप मदर का भी पालन पोषण करें? तो चूंकि अब अस्तित्व ही अलग है, जिसने जन्म दिया तो उसका लेवल कुछ दूसरा होगा, लेकिन दत्तक माता को इस एक्सप्रेशन में शामिल किया गया है। किसमें? नेचुरल मदर वाला। हाँ 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 हाँ, तो स्टेप मदर होगी, होने सी बात है। वही तो, स्टेप मदर यहाँ नहीं हो रही क्या? अगर मान लो ये बच्चे जो हैं इसके अडॉप्टेड होते हैं, ठीक है, अब इन्होंने इनका पालन पोषण किया, ये एज ए नेचुरल मदर इनको माना जाता है, ठीक है। अब मान लो ये एक्सपायर हो गई, इन्होंने दूसरी शादी की, ठीक, इन्होंने दूसरी शादी की, तो अब आपका कहने का मतलब है कि ये भी एडॉप्टेड एडॉप्टेड मदर में ये नेचुरल मदर होगी? ऐसा नहीं। ठीक है। तो ये भी स्टेप मदर होगी। हाँ हाँ, इस स्टेप मदर होगी ये। हाँ, स्टेप मदर होगी, क्योंकि ये एडॉप्शन के टाइम पे नहीं थी ना। अगर एडॉप्शन के टाइम पे होती, ठीक। अब इसके पीछे क्या है, इसको, ये तो बहस की बात हो गई, इसको अल्टीमेटली ये किया गया कि ये जो प्रोविजन है वो आपके वेलफेयर के, क्या है, वेलफेयर यानी कल्याणकारी प्रोविजन है। तो अब उस कल्याणकारी प्रयोजन के पीछे छिपे हुए उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये स्वीकार किया जा सकता है कि एक निसंतान सौतेली माता, ये निसंतान सौतेली माता थी ना, ये लाल कब चलने लगता है? निसंतान सौतेली माता भी अपने सौतेले पुत्र से भरण पोषण का दावा करने की हकदार हो सकती है, परंतु केवल ये तब, जब वो नहीं, जब वो एक विधवा हो, और ये कि यदि उसका पति जीवित है और वो उसका भरण पोषण करने में असमर्थ। दो कंडीशन है। अगर हस्बैंड जीवित है, ठीक है, अनेबल टू मेंटेन, ठीक। तो अब ये समस्या दूर हो गई ना। हाँ, मतलब ये कि अब ये सौतेली माता है हम नहीं देंगे, या स्टेप मदर है हम नहीं देंगे, समथिंग टाइप की प्रॉब्लम खत्म कर दी। अब एक विवाहित पुत्री क्या अपने माता पिता का भरण पोषण कर सकती है, या पिता पिता द्वारा अपने विवाहिता पुत्री से भरण पोषण का दावा किया जा सकता है? कौन सा केस था इसमें? विजय मनोहर अरवट, हाँ, सवाई, विजय मनोहर अरवट वर्सेस, अरवट उसमें था, काशी राव राजा राम सवाई, 1986 का था। डॉक्टर थी, पर्याप्त साधनों वाली थी। पर्याप्त साधनों, जरूर नहीं कि प्रॉपर्टी हो, ये ध्यान रखना हमेशा कि जरूरी नहीं होता है कि माता पिता के पास प्रॉपर्टी बची ही हो, वो बेच के खा भी तो सकते हैं।
बाद में परेशान हो गए। लेकिन अब संतान में बेटी भी तो आती है। अब हाँ? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये 1986 का है, 1986 का है। और क्या, मसला वो नहीं है कि बेटी बेटी पाएगी, मसला इस बात का नहीं है। इसका ओवरऑल पूरा इस चैप्टर, नहीं नहीं, देखिए, आप लालच क्यों रखते हो? बस आप यहाँ पे एक चीज रख के देखो कि एक्स फादर है, उनके बच्चे गर्ल्स और बॉयज दोनों होंगे ना। बस यहां से आप इस चीज को समझो कि गर्ल्स और बॉयज यानी भाई बहन जब होते हैं तो माता पिता का रोल क्या होता है? इक्वली होता है। हाँ, इक्वल ट्रीटमेंट देना है ना। अब मान लो बच्चा किसी तरह कहीं एक्सपायर हो गया, कुछ हो गया बीच में सडनली, लड़की बच रही है, लड़की की भी उन्होंने शादी कर दिया। शादी करके उन्होंने जितना इधर उधर की चीजें थी सब बेच बाच के उन्होंने अपने लिए पैसा इकट्ठा कर लिया। उम्मीद थी कि 10 साल और जिएंगे, पता चला कि वो 20 साल जी गए। अब समस्या आ गई, अब तो कुछ बचा भी नहीं। तो अब मेंटेनेंस इनको लेना, तो बेटा तो है नहीं, प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो अब बेटी इनकी डॉक्टर थी, डॉक्टर बना दिया था इन्होंने। डॉक्टर हस्बैंड भी उसका था। अब किसी वकील साहब ने कहा कि आपकी ही तो संतान है ना वो, तो आप दावा करिए। दावा किया गया तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल देना पड़ेगा, आप भी तो उनके। तो फिर नहीं। नहीं तब नहीं। किसकी? अब वो अपना करे, समाज से करे, सरकार से, सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, सरकार से करवाए अपना। ठीक है, विधवा पेंशन ले, वृद्धा पेंशन ले, जो भी लेना हो ले अपना। फिर वहां पे यही चीज आती है कि फिर वही क्या, इनसफिशियंट मींस नहीं है, पैरालाइज हो गया है, नहीं कमा रहा, नाकारा है, कुछ भी है, तो भी ये नहीं माना जाए। स्वस्थ है, अट्टा कट्टा है, नाकारा है, तो भी लड़की पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ कर, वही बात तो अभी हम लोग पढ़े। अभी हम लोग वही बात तो पढ़े कि अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, भले ही उसके पास कुछ नहीं है, तो भी उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को, हाँ, बेटी पे। ठीक है, वो सब चीज देखा जाता है। ठीक अबरार, सिनॉप्सिस याद हुई? अपर्णा, पहला नंबर तुम्हारा। आप लोगों में से याद हुआ किसी को? सिनॉप्सिस याद हुई? है? सुनाओ जल्दी से, जल्दी से फटाफट, देर ना करो। क्या कर रहे थे बैठ के जब हिंदी वालों लिखा रहे थे? हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। नहीं ये नहीं, हमको सिनॉप्सिस बताइए आप। हमने जो हेडिंग लिखवाई थी 4-5, हमको सिर्फ हेडिंग बताइए आप। अब क्या कर सकता क्या और नहीं कर सकता हमसे इससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ हेडिंग बताइए। जो सिनॉप्सिस में मैंने लिखाई थी वो हेडिंग बताओ। भूल गई? हम्म। भूल गई सिनॉप्सिस क्या? चलो अभी बैठ के रटो तुम, जब सौम्या जब तक तुम सुनाओ, रटो जल्दी से और सुनाओ। 144 के सिनॉप्सिस। हम्म।
देखो एक चीज बता दें, जितनी देर बैठे रहते हो, अगर ईमानदारी से चाहो, बाकी तो फिर ना चाहो तो कोई बात नहीं। 6-7 लाइन होती है, अक्षर सा रट भी सकती हो, लिख भी सकती हो। 6-7 लाइन से नहीं, अक्षर सा लिख सकती, अक्षर सा रट सकती। फिर बाद में जब एक बार रट जाता है ना, फिर आप उसके जिस्ट निकाल सकती हो, फिर इस तरह से आप बोल सकती हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसे में क्या होगा, फंसोगी, ऊपर नीचे हो जाएंगी बातें, कुछ पहले वाली बाद में आ जाएंगी, बाद वाली पहले चली जाएगी। ठीक है, बैठ जाओ, तुम भी रटो। हम्म 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 मेंटेन, हाँ, मेंटेन द एप्लीकेंट, हाँ। हम्म, ना 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 ना। तीसरा, थर्ड थर्ड थर्ड। हम्म सेपरेटरी बाय म्यूचुअल कंसेंट। कॉल ग्रुप कर रहा है, ऑनलाइन में कॉल ग्रुप कर रहा है, इसको उठाओ जरा, जो जो बताना चाहता बता जल्दी से। है कोई बताना चाह रहा है कि नहीं ऑनलाइन में? नहीं बताना चाह रहे? बहुत नालायक हो तुम लोग। चलिए, हिंदी वाले आइए भैया। गरिमा। हाँ हाँ, ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन ऐसे नहीं। हम्म हम्म हम्म। हिंदी याद हुआ? नहीं याद हुआ? क्यों नहीं याद हुआ? लिखी नहीं थी? क्यों? अबरार, तुम्हारा याद है? नहीं याद हुआ? सुचिता, तुम्हें याद हुआ? सुना डालो। हम्म 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 हम्म
हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म, चलो बताओ, ठीक बैठ जाओ, तुम बताओ आराम। मिस हो गया, कोई बात, तीनों पॉइंट सुनाओ, तो मिस हो गया, मिस होने दो। हम्म 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 ये बताओ कि बैठे रहते हो, करते क्या रहते हो? तुम बताओ। हम्म 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 अच्छा ये बताओ, क्या ये जो तीनों शब्द आ रहे हैं, क्या ये तीनों शब्द आज नए आ रहे हैं या पहली बार पढ़ा है आपने? नहीं, शी मस्ट नॉट बी लिविंग इन एडल्ट्री, कब पढ़ी? परसों बेयरट मैंने पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, कल पढ़ाया था। प्री में मैंने कहा था ना कि ये 3 लाइन आपको याद रखना है, बोला था प्री का, आप सवाल भी बनवाया था उस पर। तो ये वही तीनों शब्द हैं और ये प्री में आ जाते उठा के। तो अब वहां पे सी मस्ट बी लिविंग इन एडल्ट्री, अब उल्टा कर दिया, वहां पे सवाल उल्टा कर दिया, यहाँ पे हटा दिया, तो सवाल आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सतर्कता बरतनी है। और 5 लाइन मेरे समझ से इतनी देर तो नहीं लगती याद करने में। अब कैसे याद करते हो पता नहीं, या तो वर्ड पावर की कमजोरी है या तो नजरों की कमजोरी है। थर्डली फिर आता है कि बादाम की कमी है दिमाग में, है? कुछ तो ऐसे है कि बादाम इतना खा लेते हैं। हाँ, तो बादाम नहीं खाया जाता बड़ा, शुद्ध देसी घी खाया जाता है दिमाग को तेज चलाने, दिमाग को तेज चलाने के लिए शुद्ध देसी घी खाया जाता है। जैसे अभी कुछ साल बाद आपके घुटनों में डिस्क प्रॉब्लम आएगी, जैसे साइकिल में कभी कभी चेन में प्रॉब्लम आ जाती है, ग्रीस खत्म हो जाती है ना, या उस, हाँ ज्यादा हो जाए तो कपड़े में लग जाती है। तो जैसे ह्यूमन बीइंग चल रहा है ना, वैसे सारा सिस्टम चल रहा है। जैसे आंख में अगर आंख में कौन सा जो पदार्थ होता है, अगर वो सिक्रेट ना हो तो आंखें सूख जाती है, और फिर वो रगड़ होने के बाद पूरा स्क्रैच आ जाता है ना। तो जैसे शीशे को कपड़े से अगर साफ करोगे खराब हो जाएगा, पेपर से साफ करो खराब नहीं होगा। तो उसी तरह हर चीज का होता है। तो आपके दिमाग ऐसा नहीं कम है, दिमाग कम नहीं है आप लोगों के पास, बहुत दिमाग है।
खुराफात करने में खूब लगता है ना। लेकिन 4-5 लाइन याद करने में कुछ नहीं करना रहता, बैठे बैठे देखो सोचो, मुंह से रटो चाहे ना रटो, सोचो कि द एप्लीकेंट्स मस्ट नॉट बी अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ और इट सेल्फ। एक बार दिमाग में डाला, लिखने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश किया, भूल गए, भूलोगी, पक्का भूलोगी, ये नहीं कि लिख लोगी, भूलोगी। कहाँ पे भूल रही हो वहां पे रुकोगी, और जब जहां पे रुकोगी वो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर उसको देख लो कि अच्छा हर सेल्फ में रुकी थी मैं। तो इस तरह से करके उसको याद कर लिया जाए। और फिर भी वो आपको याद नहीं रहेगा, ध्यान रखना। फिर भी वो, आप सोचो कि अब तो हमको याद हो गया है, वो आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन जब कभी भी कहीं पे लिखने बैठोगी तो वो चीज सामने आ जाएगी, ये निश्चित होता है इसमें। ठीक है, तो ये कोशिश किया अगर कम से कम सिनॉप्सिस तो याद कर लिया, तो बाकी कहानियां तो याद हो जाती है, सुन लेते हो, फिर लिख। अब जब हेडिंग ही नहीं है प्रॉपर वे में, उसको कहाँ लिखोगे, कहानी बनाओगे उल्टा पुल्टा हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। तो ये कर लो और चीजों को याद करने की कोशिश करो। जीएस में बन गया, पूरी लिस्ट बनी। ज्योग्राफी अभी बची है, बहुत कुछ दे, सब दे दिए जितना था बच्चों। कहाँ थी तुम 2-3 दिन होमवर्क किए? तो पूरा करके हमको। हम्म, आह, कल रिजल्ट देखा आप लोगों ने आईएएस का? सौम्या मिश्रा, मैं सोचा तुम्हारा आ गया क्या। वो भी वो मिर्जापुर की थी। वो यहाँ आई थी। सौम्या नाम की बहुत होती है। हाँ, सौम्या जरूर रहेगा, सा से जरूर रहेगा नाम, एक आध लड़कियों में सा से जरूर रहेगा, है ना। चलिए, रिवीजन करो जल्दी से।
इंग्लिश वाले सर नहीं आएंगे आज? आ गए? आज